समय की बात है जब सीतलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। एक बार सीतलपुर गांव में भयंकर ठंड पड़ने लगी थी। भयंकर ठंड में पूरा सीतलपुर गांव बहुत प्रभावित था। सीतलपुर गांव में रब्बू नाम का एक बहुत गरीब आदमी अपनी पत्नी जविता के साथ रहता था। रब्बू बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। एक दिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी थी तो रब्बू की पत्नी जविता कहती है, जी, बहुत ज़्यादा ठंड आज पड़ने लगी है। ऐसे में हमारा जीवन बहुत खतरे में है। हम गरीबी से इतना तंग है कि गर्म कपड़े तक नहीं ले सकते हैं। ऊपर से अलाव के लिए लकड़ियाँ भी यहाँ मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कविता, फिर क्या किया जाए? दिहाड़ी का काम भी ऐसे सर्दी के मौसम में लगातार नहीं मिल पा रहा है। जो कुछ कमाई हो पाती है उससे तो सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता है। पैसे बच कहाँ पाते हैं, तो फिर क्या करें? ऊपर से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च, तो भला पैसे कैसे बच पाएंगे? जी, तो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दो ना। बेटी को पढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा होगा? बेटे को पढ़ने दो। बेटी की तो वैसे भी 5-6 साल में शादी हो जाएगी और यहाँ से चली ही जाएगी। चलो, राहुल तो लड़का है, वो तो 10वीं 12वीं पढ़ जाएगा। बेटा को पढ़ाऊं या बेटी को, बात तो एक ही है। फायदा तो माँ बाप को दोनों से होता है, चाहे वो बेटा शिक्षित हो या बेटी शिक्षित हो। देखो जविता, यह हम लोगों की ही गलत फहमी रहती है कि बेटियां पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकती हैं। देखो जविता, हम अपने बेटे और बेटी दोनों को पढ़ाओगे, चाहे कितनी भी ठंड में मुझे काम करना पड़े। अपने बच्चों के भविष्य के लिए करूंगा। देखो जविता, हम अनपढ़ हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारी संतानें भी अनपढ़ रहें। तो मैं कह रही हूँ ना, राहुल को पढ़ने दो, लेकिन पंछी की पढ़ाई रुकवा दो, जिससे थोड़ी फीस भी कम भरनी पड़ेगी और हमारे पास पैसे भी बचे रहेंगे। मैं सही कह रही हूँ ना? नहीं जविता, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। तुम्हें पता नहीं है क्या? बेटियां जब पढ़ लिख जाती हैं तो उन्हें अच्छा घर मिल जाता है। माँ बाप को बेटी के रिश्ते के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता है। अच्छे रिश्ते अपने आप ही चलकर आ जाते हैं। अपनी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो अच्छे रिश्ते खुद ही चलकर आएंगे। ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा। आप कहे तो फिलहाल कुछ सही ही रहे हो, लेकिन अच्छे रिश्ते सिर्फ लड़की के पढ़े होने पर नहीं आते हैं। अच्छे रिश्ते के लिए लड़की के पढ़ी लिखी होने के साथ साथ परिवार भी अमीर होना चाहिए। जो हम तो बिल्कुल गरीब हैं। जो अच्छे रिश्ते आएंगे भी तो हमारी गरीबी देखकर वापस चले जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाकर खुद ही सोचो। देखो, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, जरूर, समझी? देखो जी, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। इतनी ज्यादा खर्चे के लिए पहले दूसरा काम धंधा करो, तभी अच्छे से गुजारा हो पाएगा। सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी के काम से कुछ नहीं होने वाला है। और हाँ, आप पहले जाओ और कहीं से लकड़ी की व्यवस्था करके लाओ, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है और शाम को तो भयंकर ठंड होगी, क्योंकि पछुआ हवा चल रही है। जाओ और अलाव की व्यवस्था करो, उसके लिए लकड़ियाँ लेकर आओ। ठीक है, जाता हूँ। जंगल में ही लकड़ियां मिल पाएंगी, किसी से उधार थोड़ी ना मिल पाएंगी। जाता हूँ और जंगल से लौटने में शाम तो हो ही जाएगी। फिर रब्बू जंगल के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए घर से निकल जाता है। अरे, वो रब्बू दादा कहाँ चल दिए हो? इतनी ठंड में जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, जंगल ही जा रहा हूँ। लकड़ियां काटने के लिए क्या करूं? ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी है और इस समय अलाव में कितनी लकड़ियां जलती है, ये तो आपको पता है ही। इसीलिए अलाव की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए जंगल जा रहा हूं लकड़ियां काटने के लिए। हाँ दादा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आप इतनी दूर जंगल जाओगे, फिर काटोगे, बीनोगे और फिर उधर से सिर पर कैसे लकड़ियां लाओगे? बहुत दूर है भाई यहां से जंगल। आप बेकार जा रहे हो। गांव में लोग बैलगाड़ी से लकड़ियां बेचने आते हैं, उनसे ले लिया करो। आपको इतनी दूर जाने की कोई तकलीफ नहीं होगी और आपका काम भी अच्छे से होता रहेगा। हाँ भाई, वैसे कहते तो सही हो, लेकिन इसके लिए खुद के पास पैसे भी होने चाहिए। अच्छा, मैं चलता हूं। दूर जंगल है, समय लगेगा आने जाने में। फिर रब्बू जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में लकड़ियां काटने लगता है। अरे वाह, कितनी जल्दी लकड़ियां इकट्ठा कर दी है। ये जंगल गांव से काफी दूर है, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं है।
बहुत कम लोग यहाँ लकड़ियां लेने के लिए आते हैं, इसलिए तो यहाँ कितनी सारी लकड़ियां हैं। चलो, आज तो मैं देर में आया हूं, तो एक ही बोझ घर तक पहुंचा पाऊंगा और कल मैं 2 बोझ ले जाऊंगा, जिसमें एक बेच दूंगा और एक को घर में रख दूंगा। फिर रब्बू लकड़ियों का बोझ लेकर जंगल से चल देता है। फिर रब्बू जैसे ही लकड़ियां लेकर जंगल के बाहर कुछ दूर आता है, तभी खेत के पास रास्ते में एक आदमी मिलता है। अरे राम राम, रब्बू भाई लकड़ियां जंगल से लिए आ रहे हो ना? लकड़ियां तो काफी गजब की हैं, लेकिन गांव से ये जंगल काफी दूर है। यहाँ से घर तक ये लकड़ियां ले जाते तो तुम्हारी खोपड़ी गर्म हो जाएगी। हाँ भाई, वैसे बेच तो सकता था, लेकिन आज तो नहीं बेच पाऊंगा क्योंकि ठंड ज्यादा है। घर पर लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं है अलाव जलाने के लिए, इसीलिए आज तो नहीं बेच पाऊंगा, कल ही बेच पाऊंगा। कल को बोलो तो डाल दूंगा। ठीक है, कल ही डाल देना, लेकिन तुम बोझ सिर पर ही रखते हो, इतनी देर से बातें कर रहे हो, दर्द नहीं होता है क्या? दर्द होता है, लेकिन मैं सब सहन कर जाता हूं। फिर वे रब्बू लकड़ी लेकर गांव की ओर चला जाता है। फिर रब्बू के गांव पहुंचते ही रब्बू की लकड़ियों के बहुत सारे ग्राहक मिलने लगते हैं। अरे ओ रब्बू भाई, क्या ये लकड़ियां बेचने के लिए जा रहे हो क्या? अगर बेचो तो तुरंत यहीं पर डाल दो और नकद रुपये ले लो मुझसे। देखो सेठ जी, बात यह है, आज मेरे घर पर बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं हैं। अलाव जलाने के लिए ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में मैं आज तो लकड़ियां नहीं बेच पाऊंगा, लेकिन कल शायद दे सकता हूं। वैसे सेठ जी, कितने रुपये दोगे इस तरह के बोझ के? अरे जितने बोलोगे उतने दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारी लकड़ियां थोड़ी मोटी हैं, देर तक जलेंगी, और जो लोग बेचने आते हैं वे पतली होती हैं। वैसे तो मैं तुम्हारी ये लकड़ियां 400 रुपये तक खरीद सकता हूं, एक बोझ की, ठीक है? सेठ जी, लेकिन आज नहीं बेचूंगा, बोलो तो कल से लकड़ी का बोझ दे दिया करूंगा। ठीक है, कल दे देना, कल से रोज दे दिया करना। अरे अजीब बात है, लोग 300 रुपये का लकड़ी का बोझ खरीदते हैं, लेकिन मेरी लकड़ी का बोझ 400 रुपये तक बिना कहे लगा दिया। फिर तो मैं अगर 2 बोझ लकड़ियां प्रतिदिन लाऊं तो इस ठंड के सीजन में मेरी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। फिर रब्बू घर जाकर अलाव जलाता है और अलाव तापते तापते रब्बू और उनकी पत्नी जविता दोनों बातें करते हैं। देखो जी, अलाव तापने से कितनी संतुष्टि मिलती है। अलाव तापने से ही ऐसे मौसम में ही लकड़ियों का मूल्य पता चलता है। हाँ जविता, मैं तो तुझे ये बताना भूल ही गया था। ये प्रतिदिन आजकल के ठंड के सीजन में लकड़ियां लाना, इसमें एक तरकीब पता है जविता, इस भयंकर ठंड में। देखो, आज मैं जब लकड़ी लेकर आ रहा था तब कई लोगों ने मुझसे लकड़ियां खरीदने को बोला था और सभी ने बिना कहे ही बहुत अच्छा दाम मेरी लकड़ी के बोझ का लगा दिया था। और लालचंद सेठ ने तो पूरी लकड़ियां थोड़ी मोटी और पूरी सूखी है, इसलिए पूरे 400 रुपये लगा दिए हैं। न तो लकड़ियों का ही धंधा शुरू करो, हमारा खाना खर्चा एक ही बोझ में अच्छे से निकल आएगा। अरे जविता, एक बोझ में क्या होगा, मैं थोड़ा जल्दी ही यहां से निकला करूंगा। फिर 2 बोझ आराम से लकड़ियां बनाकर 2 चक्कर लगाकर शाम तक वापस आ जाया करूंगा। फिर हमारी कमाई बहुत अच्छी होगी। फिर सुबह होते ही रब्बू जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है और जंगल में सूखी सूखी लकड़ियां काटता है, बीनता है, फिर 2 बोझ बनाकर तैयार करता है। ओह, 2 बोझ तो हो गए। अब मैं दोनों बोझों को जंगल के बाहर कुछ दूर तक पहुंचा देता हूं, फिर बाद में दोनों बोझों को एक एक करके गांव तक पहुंचा दूंगा। फिर रब्बू लकड़ी के बोझ लेकर जंगल के बाहर जाता है। फिर एक एक करके रब्बू दोनों लकड़ियों के बोझों को शाम तक गांव तक पहुंचा देता है। फिर दोनों बोझ गांव के चबूतरे के पास रखता है। वहां सेठ जी होते हैं। देखो सेठ जी, ये 2 बोझ हैं,
इन्हें मैं ही लाया हूं। बताओ, दोनों लोगे या फिर एक लोगे? वैसे तो मैं ये दोनों ही बोझों को बेच दूंगा। ठीक है, मैं दोनों ही ले लूंगा, दे दो। फिर रब्बू लालचंद सेठ से दोनों लकड़ियों के बोझ बेचता है। फिर लालचंद सेठ से 800 रुपये कमाता है। फिर ऐसे ही लगातार रब्बू लालचंद सेठ से और गांव वालों से लकड़ियां बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगता है। फिर एक दिन जब रब्बू लालचंद सेठ के यहाँ लकड़ी डालने जाता है तो लालचंद सेठ कहते हैं, अच्छा, एक चीज बताओ रब्बू, यहाँ से जंगल तो बहुत दूर है, फिर तुम जंगल से ये दोनों बराबर लकड़ी के बोझ कैसे लेकर आ जाते हो? गांव के एक आध लोग ही हिम्मत करके जंगल जाते हैं लकड़ियां लेने, लेकिन वे तो सिर्फ एक ही बोझ ला पाते हैं, लेकिन तुम तो 2 बोझ, ये कैसे प्रतिदिन इतनी दूर से लेकर आ जाते हो? ये तुम प्रतिदिन 2 लकड़ियों के बोझ खरीद कर लाते हो या फिर चोरी से तो नहीं ले आते हो? देखो, अगर चोरी के ना हो तो मैं हमेशा तुमसे खरीदता रहूंगा, ठीक है? सेठ जी, आप मुझ गरीब पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं ये सारी लकड़ियां जंगल से काट कर तोड़कर बीन कर ही लाता हूं, कोई चोरी नहीं करता हूं। देखो सेठ जी, वैसे आप मेरी बात मानोगे? नहीं सजीत और जब्बू को सरपंच के पास ले चलो, वहीं पर इसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, अगर वो लोग दोबारा आएंगे तब इस पर फैसला कराया जाएगा, कौन सही है कौन गलत। तो लालचंद सेठ और रब्बू दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। सुनो सेठ जी, रब्बू भाई को फंसाया जा रहा है। रब्बू भाई एक दिन में 2 बोझ लकड़ियों के इतनी दूर से वो भी सिर पर ले आते हैं, इसीलिए उन्हें जलन होती है। रब्बू भाई से, अरे सड़कू, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये तो बताओ पहले। देखो सेठ जी, रब्बू को मैं खुद अपनी आंखों से लकड़ियां काटते फिर जंगल से दोनों बोझों को लाते देखा है। रब्बू ने आज तक किसी की एक लकड़ी भी नहीं चुराई है। रब्बू निर्दोष है। ठीक है, अगर तुम सही कहते हो तो रब्बू पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर रब्बू निर्दोष साबित हो जाता है और फिर खुशी खुशी रब्बू अपना जीवन यापन, अपना धंधा करने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये काल्पनिक कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।